इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ सिटीजन कि हम रिस्पॉन्सिबल बात करें, और ख़ास तौर से उस दौर में जहां अपने विचारों को व्यक्त करना राष्ट्रद्रोह के अपराध में आता है। वो चाहे सफूरा जरगर हो, वो चाहे सदफ जफ़र हो, वो चाहे एकता शेखर हो, वो चाहे आईएएस सूर्यकांत हो, या वो स्वयं श्रीमती प्रियंका गांधी जी के द्वारा जो 1000 बसें प्रोवाइड कराई गई और यूपीसीसी प्रेसिडेंट ने 889 बसें के कागज़ सरकार ने खुद चेक किए, बसें तो इस्तेमाल नहीं की लेकिन फर्जी मुकदमे लगाकर यूपीसीसी प्रेसिडेंट को जेल में डाल दिया। और अभी भी उनकी बेल को लेकर सरकार लगातार अड़ंगे लगा रही है। तो ऐसी सरकार में अपने विचारों को मुखर रूप से रखना, यदि वो तथ्यात्मक रूप से हम संतुष्ट नहीं है तो उचित नहीं। और थोड़ा पीछे जाएं तो देख लीजिए गौरी लंकेश, कालबुर्गे, दाभोलकर, पंसारे। तो इसलिए आप लोग इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। आई विल डेफिनेटली गो थ्रू दीज थिंग्स, और जब मैं रेलिवेंट लगेगा मुझे, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू टेक दोज इश्यूज। और अब उतना रेगुलरिटी से मिलना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि सब लोग काम में आ चुके हैं। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट संडे संडे हम लोग समसामयिक विषयों पर ज़रूर एक दूसरे से बात करते रहें। आज जबकि देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, माइग्रेंट वर्कर्स रहा हो या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या कोरोना त्रासदी, लाखों लोग अपना रोजगार गंवा बैठे हैं और करोड़ों लोगों के आगे जीविका का संकट है। स्पेशली मिडिल क्लास तो बहुत ज़्यादा परेशान है। एक डेटा के मुताबिक लगभग 36 लाख लोगों ने अपने प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाला है, जिनकी लगभग आय 15 से 20 हज़ार रुपये मासिक है। तो अगर रोटी खाने के लिए लोग पीएफ से पैसा निकाल रहे हैं तो घर बनाने और बेटी की शादी में वो क्या करेंगे, और समाज के वास्तविक क्या हालात हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से इस बात को समझ सकते हैं। ये बात अलग है कि सरकार ना तो उसके पास कोई विजन है, ना पॉलिसी है, ना कोई एग्जिट लॉकडाउन की पॉलिसी है थी और ना कोई एंट्री की उनके पास पॉलिसी थी। उन्होंने 3 घंटे 40 मिनट में पूरे देश को लाइन में लगा दिया और अब बिना सोचे समझे सब कुछ ऑन हो चुका है। तो अपने स्वास्थ्य, अपने संक्रमण और अपने कर्म और अपनी जीविका की जिम्मेवारी आप पर स्वयं है, तो इसलिए आत्मनिर्भर बने। दूसरा, जैसे मैं कहना चाहती हूँ कि एक जनरल्स, डिप्लोमैट्स, तमाम वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से हम इस बात पर अवगत हो चुके हैं कि 60 स्क्वायर किलोमीटर भूमि पर चाइना द्वारा कब्जा किया जा चुका है। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस श्रीमान विपिन रावत हो, स्वयं श्री रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हो, माननीय स्वयं आक्रामक प्रधानमंत्री जी हो, स्वयं श्री गृह मंत्री जी हो, या अन्य जो भी माउथ पीसेस हैं, सबको सांप सूंघा है। कोई इतने गंभीर विषय पर एक अल्फाज भी बोलने की तैयारी नहीं। बस आईटी सेल के माध्यम से पुराने वीडियोस से जो भी फर्जी काउंटर किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत गंभीर समय है, जबकि हमारा मीडिया पाकिस्तान से टिड्डी आ रही है तो पाकिस्तान से कबूतर आ गया है, तो पाकिस्तान में कोरोना की क्या स्थिति है, तो इमरान खान की हालत कितनी ख़राब है, तो शाहबाज शरीफ क्वारंटीन हो गए हैं, कौन कौन से क्रिकेटर ने ट्वीट करके कोरोना की जानकारी दी है, और पाकिस्तान कितना धूल में मिल रहा है। देखिए, विदेश नीति हम देख रहे हैं। नेपाल में आपने देखा ना, सीतामढ़ी बॉर्डर पर, जब नेपाल जैसा देश हमारे साथ आज इस हालात में आ गया, और इसके लिए बहुत हद तक मेन स्ट्रीम मीडिया और इसकी उग्रता और आक्रामकता, देखिए सामंजस्य बहुत ज़रूरी है समाज में चलने के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। जैसे अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अगर आँख में प्रॉब्लम है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अगर घुटने में दिक्कत है तो ऑर्थोपीडिक के पास जाते हैं, बच्चा बीमार है तो पीडियाट्रिशियन को दिखाते हैं। लेकिन अगर आपकी दाढ़ में दर्द है और आप झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सीधा कहेगा दाढ़ उखाड़ दीजिए। उसको मतलब नहीं है कि एक्सरे होना है तो क्या रूट कैनाल होगा, या फिर इसके बाद आँखों पर क्या असर पड़ेगा, तो रोशनी पे क्या, तो डायबिटिक होने की क्या संभावना है, डजंट मैटर। तो ऐसा लगता है देश जो है वो झोला छाप डॉक्टरों के हाथ में है। कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, ना डिफेंस लेवल पे। अब क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है, ये 60 स्क्वायर किलोमीटर का कब्जा? क्या ये खुफिया तंत्र की नाकामी नहीं है? यही पहले पुलवामा में और बालाकोट एयर स्ट्राइक का श्रेय लेने के लिए होड़ हो गई। बैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग में वो बात दब गई कि वो आरडीएक्स आया कहाँ से था, क्या हुआ 39 जवानों के बाद, क्या फैसले सरकार ने जवानों के हित में लिए। तो सरकार का जो चेहरा है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी लोक लुभावने चुनावी भाषण देते हैं, एक श्लोक सुनाएंगे, फिर अर्थात उसकी व्याख्या करेंगे, फिर विवेकानंद का कुछ साहित्य उठाएंगे, फिर रामकृष्ण परमहंस का कुछ साहित्य उठाएंगे, और दूसरी तरफ व्यापार खून में है। लोकतंत्र इज फॉर डेमोक्रेसी अवेलेबल फॉर सेल, लोकतंत्र बिकाऊ है।
अब 19 जून को राज्यसभा का चुनाव है, आप देख रहे हैं 25 करोड़ की खुली बोली तो गहलोत जी ने स्वयं कोट किया ये शब्द। गुजरात में हालात आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में हालात आप देख रहे हैं, वर्चुअल रैली बिहार में आप देख रहे हैं। तो सरकार को अगर किसी की चिंता नहीं है तो वो है भारत के नागरिक, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया और आईटी सेल और गवर्नमेंट हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का एक ऐसा कॉकटेल, एक ऐसा सिस्टम पैदा कर दिया है कि एक्चुअल इश्यूज पे कोई बात ही नहीं है। एक रिपोर्ट है चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशन, चीनी दूतावास के एक प्रेस अधिकारी ने इस रिपोर्ट को टैग किया है, अधिकृत सूत्रों से है ये, आपको खुद भी जानकारी हो जाएगी। इसमें इन्होंने स्पेशली कोट किया है कि 5 अगस्त सन 2019 को माननीय गृह मंत्री जी द्वारा लोकसभा में दिए गए भाषण के दौरान उन्होंने कोट किया कि बहुत जल्दी पीओके और अक्साई चीन को भी खाली करा लिया जाएगा। अब देखिए, पाकिस्तान तो दबा कुचला मुल्क है, आतंकवाद से जूझता हुआ, और उसको तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मीडिया ने जिंदा रखा है, वरना मुझे नहीं लगता कि भारत के नागरिक वाकई पाकिस्तान जैसे 3rd क्लास नेशन में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन चाइना ने इसको संज्ञान में ले लिया और मिड अप्रैल से ही वहाँ पर ट्रूप्स का जमावड़ा होने लगा, जो अब हम गलवान और पेंगोंग और फिंगर 8 तक हम देख रहे हैं, जो सैटेलाइट इमेजेस में पुष्टि हो चुकी है और जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जिम्मेदार लोग एकदम मौन साधे हुए हैं। जो एक चेहरा भारतीय जनता पार्टी का क्रिएट किया गया मोदी जी के माध्यम से कि 56 इंच का सीना है, आक्रामक है, एयर स्ट्राइक कर देंगे और घर में घुस कर मारेंगे, और जो एक नैरेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्रिएट किया और जो अब हकीकत है, जिसका सामना देश के लोग कर रहे हैं, वो चाहे नेपाल बॉर्डर की समस्या हो, चाहे चाइनीज बॉर्डर की समस्या हो, चाहे पाकिस्तान की समस्या हो। तो ये जो है सरकार की पॉलिसी है, ये सरकार की डिफेंस की नीति है, ये सरकार की, खैर आप टिड्डी कबूतर कोरोना और शहबाज शरीफ कीजिए, लोग तो झोलस ही रहे हैं अपनी आग में। दूसरा एक बहुत अच्छा प्रश्न आया है, तो जो एक आभा मंडल, एक फर्जी आभा मंडल, एक और तो प्रधानमंत्री जी की डिग्रियां संदिग्ध हैं। पिछले कार्यकाल में लगभग उन्होंने मन की बात के 53 एपिसोड किए थे, इस दूसरे कार्यकाल में भी 12 एपिसोड आ चुके हैं। वो अपना फिटनेस का रूटीन शेयर करते हैं, वो एक श्लोक सुनाते हैं, वो उस समय जो भी एकादशी, प्रदोष और बटेश्वर जो जयंती होती है उसकी बधाई देते हैं, त्योहार मनाने के बारे में प्रेरणा देते हैं, और उसके बाद उनका जो चेहरे का मुखौटा है वो फौरन हट जाता है और वो सरकार बनाने गिराने के फॉर्मेट में एंटर कर जाते हैं। जहाँ बनी है वहाँ गिरा दो, जहाँ गिरी है वहाँ बना दो। इसके साथ साथ जनता किस तरह पिस रही है और ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कैसे डैमेज कर रहा है, और हमारी जनरेशन्स इसको पे करेंगी, हमारी पीढ़ियों को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। देश जिस दौर से गुजर रहा है, मीडिया का शव हमने अपने कंधों पर ले रखा है, और जुडिशरी जो कि एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है उसकी हालात हम देख रहे हैं कि 14 घंटे में अर्नब गोस्वामी की सुनवाई होती है और प्रवासी मजदूरों पर बात नहीं होती, और अगर सॉलिसिटर साहब का सुन लें तो वो प्रॉफिट्स ऑफ डूम और वल्चर्स बहुत डिटेल चला जाएगा। दूसरा जो खास प्रश्न आया है कि राहुल गांधी जी जो ये डिस्कशंस कर रहे हैं, जो ये दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों से बातचीत कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं। अच्छा प्रश्न है ये, और मुझे लगता है कि तवलीन कौर बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी ऐसा ट्वीट किया था कि ये इंग्लिश में है और इसके क्या मायने हैं, जनता से तो इसकी कोई कनेक्टिविटी हो नहीं पाएगी क्योंकि डिस्कशंस इंग्लिश में है। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही साहसिक राजनीतिक प्रयोग है मीडिया के उस दौर में, जबकि बताया ना मैंने, टिड्डी कबूतर, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान और जावेद मियां दाद से बाहर हमारा मीडिया नहीं आता है। उस दौर में दुनिया के दिग्गजों से बात करना, और जाहिर बात है कि उसमें कुछ रोचक मसाला भी नहीं मिल रहा है कि वो आम चूस के खाए जाते हैं और वॉलेट रखते हैं कि नहीं रखते हैं, फ़कीरी कितनी है आपके व्यक्तित्व में। तो जो एक श्री मोतीलाल नेहरू जी की विरासत है, जो एक डायरेस्ट ऑफ डेस्टिनी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो एक जवाहरलाल नेहरू जी की बहुत बड़ी विरासत है, जो एक श्रीमती इंदिरा गांधी जी के लोहे जैसे फैसलों की बहुत बड़ी विरासत है, तो जो उनकी एक बौद्धिक विरासत है परंपरागत, उसी का प्रतिबिंब जैसा ये मुझे अनुप्रयोग लगता है। और
काफ़ी परिमार्जित और परिपक्व उनके डिस्कशंस हैं और एक उनकी रियल कंसर्न नेशन के बारे में दिखाई पड़ती है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जैसे एक प्रोजेक्शन के तौर पर मैंने बताया कि 53 उन्होंने मन की बात की हैं पिछले साल, 12 एपिसोड इधर निकल गए हैं, राष्ट्र के नाम संदेश भी एक दर्जन से ज़्यादा दिए हैं, लेकिन एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। तो वो क्या प्रदर्शित करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर के थ्रू अपने को क्या प्रोजेक्ट करते हैं और बुद्धिमत्ता का रियल स्टेटस क्या है। आई एम नॉट ऑथराइज्ड एनफ टू कोट, ना मैं A+B के होल स्क्वायर की बात करना चाहती हूँ और ना मैं गटर की गैस से चाय बनाना, ना क्लाइमेट थ्योरी, ना जो भी उनके फ़नी इंटरव्यूज़ हैं। लेकिन हाँ, देशवासी देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को डिज़र्व करते हैं और अगर वोट देके चयन करके एक सिस्टम को खड़ा करते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि प्रलोभन और प्रपंच के माध्यम से, जैसे मध्य प्रदेश में एक पूर्ण बहुमत में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई जनादेश प्राप्त अधिकार को गिरा दिया गया, ऐसा ना किया जाए। ये एटलीस्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया ये डिज़र्व करते हैं। तो बस मैं आज इतना ही कहना चाहूँगी और भी समय समय पर हम जुड़ते रहेंगे, हालांकि इंटरवल्स इसके अब कम होंगे, बट ऑफ कोर्स सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर्स, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड ब्लेस्ड, एंड टेक केयर ऑफ योर्स, एंड थैंक यू सो मच।